हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सॉलिड स्टेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, क्लास 12 में ये पढ़ाया जाता है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्या, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 11 में आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ाई जाती हैं आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें से गैसेस स्टेट 11th क्लास में है और आपका लिक्विड एंड सॉलिड दोनों 12th क्लास में है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको क्या, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको 9th में 10th में 11th में पढ़ा देते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, दे हैव व्हाट, डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री, ये वाली आपको पता है। ठीक है, दूसरा हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता है, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक, अगर हाई इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के पास पास होंगे। इसका मतलब लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी जैसे ये सॉलिड है आपके पास में, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे। बात समझ में आता है आपको। चलिए, तो ये जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है इनके बीच का, ये बहुत कम होगा। जो खाली स्पेस होता है उसी को अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, ये आपका बहुत कम होता है। अगर एक बात बताइए, इन मॉलिक्यूल का अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, पास पास है, तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो भी वो क्या होगी, बहुत लो होगी। समझ में आता है। नेक्स्ट बात ये है, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम अगर है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक और चीज, इंटरमॉलिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत कम है और हाई अट्रैक्शन है इनके बीच का, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि इन मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत माइनर फॉर्म में होता है। यानी हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल केवल अपनी एक्सिस के अराउंड थोड़ा सा ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, the particles of solids are oscillates about its axis, on axis, अपने एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा क्या करते रहते हैं बेटा, ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, ये शेप में रिजिड होंगे, काफी रिजिड होंगे। नेक्स्ट बात ये है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में ये पुअर कंडक्टर होंगे। ठीक है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, हम वहां बात करेंगे। कुछ पुअर कंडक्टर होंगे सॉलिड फॉर्म में, कुछ पुअर नहीं होंगे, कुछ अच्छे कंडक्टर भी होंगे। तो वो कब अच्छे कंडक्टर होंगे, कुछ पुअर कंडक्टर होंगे, हम बात करेंगे उसके बारे में, कब क्या यहाँ पर किस तरह का फिनोमेना ये शो करेंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आती है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड। तो यहाँ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, यहाँ पे ये है द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लॉन्ग अरेंज इन ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और कैसा होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट।
ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए, ये बी, अब ये आपका बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, फिर से अगेन ए बी, ए बी, ए बी, इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। और ये थोड़ा बहुत नहीं होगा, ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी इनफाइनाइट चेन तक, जहाँ तक सॉलिड का आपका स्पेस है वहां तक ये जाएगा। बात समझ में आती है। यहाँ हम बात करें इनके बारे में, तो यहाँ पर पहली बात ये है, पहला पॉइंट है क्या होगा बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles are short range in order, short range होगा और साथ में irregular arrangement होगा, irregular arrangement होगा, irregular arrangement होगा। जैसे ये अगर जैसे A है, ये B मिल गए, फिर A, फिर B, फिर A, फिर A, इस तरह से समझ रहे हैं आप। जैसे B, 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 फिर A, ये B, A, B, फिर B, इस तरह से आपका इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होंगे, वो भी रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। यहाँ पे ये किस तरह के होंगे बेटा, इरेगुलर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होंगे। पहली बात समझ में आती है, दूसरा आपको, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या कहने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहने जा रहे हैं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो आर शार्प होंगे। ठीक है, यहां पे क्या होंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट शार्प एंड रेंज होंगे, इन रेंज। क्या मतलब है इस बात का, इन दोनों बातों का मतलब समझे। शार्प का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी आपका क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। 100 से पहले जब तक ये सारा का सारा मटेरियल आपका मेल्ट ना हो जाए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा टिल 100 डिग्री सी, तब तक ये सारा चेंज ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, जैसे हम अब भी क्या है रेंज में है, तो जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो जरूरी नहीं कि 100 डिग्री पे ही मेल्ट हो। ये क्या करेगा, 50 से स्टार्ट होगा लेकिन ये 100 तक मेल्ट हो जाएगा। या ये भी जरूरी नहीं है कि 100 पे ही हो सकता है कुछ 150 पे हो। रेंज इनकी होती है, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ले लेते हैं NaCl, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आइडिया नहीं, एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है, मान लेते हैं, बस मान लेते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं इसका 150 डिग्री सेल्सियस है, तो ये NaCl जो एग्जैक्टली 150 पे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा और तब तक सारा का सारा NaCl मेल्ट नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ जैसे एग्जांपल लेना प्लास्टिक यहाँ ले लिया, तो प्लास्टिक क्या है बेटा, आप देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं। अब ये मेल्ट होगा, जरूरी नहीं कि 100 पे हो, ये 80 से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 90 100 तक आते आते फिर इस तरह से ये मेल्ट होगा, रेंज में होगा, यानी कि ये 80 से 100 के बीच में या 70 से 100 के बीच में इस तरह से मेल्ट होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और इनको हम यहाँ बोलते हैं शूडो सॉलिड, मतलब नॉट अ ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड बोलते हैं। और बोलते हैं इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा इनको समझ लेते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड
द pseudosolids have tendency to flow over a long time। ठीक है, जैसे इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे आप कभी पुराने घरों में गए हो, हवेली, कहीं हवेलियां हो पुरानी, वहां गए हो कभी, तो आप देखें वहां पे जैसे 40 साल मकान पुराना है या 20 साल पुराना मकान है या 10 साल पुराना मकान है, तो उन्होंने पहले से विंडो लगी हुई है कांच की। ठीक है, और जैसे कोई घर आप गए पुराने गांव की हवेली में, 30 साल पुराने आप हवेली में गए, तो वहां पे कहीं विंडो लगी है कांच की, तो उनका क्या होता है, देखो बेटा, जैसे आपने जो विंडो लगाई वो सिंपल इस तरह से लगाई, बिल्कुल प्लेन विंडो लगाई, लेकिन ये इनिशियल है, जब टाइम 0 पे आपने लगाया था, कुछ टाइम बाद मान लेते हैं आफ्टर 40 ईयर आफ्टर मान लेते हैं, तो होगा क्या कि इनकी जो थिकनेस है वो नीचे से बढ़ जाएगी, ऊपर से पतली हो जाएंगी, और कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा इनका। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो इस टेंडेंसी को, फ्लो होने की टेंडेंसी, फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि सुपर कूल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कूल्ड करके इनको सॉलिड बनाया गया है, तो धीमे धीमे क्या करेंगे, मेल्ट होके नीचे आएंगे, तो इसलिए इनको बोला गया सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ आता है आपको? ठीक है, यहां बात करें दे आर ट्रू सॉलिड्स। छठवीं बात हम यहाँ पे बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक, ठीक, या एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या मतलब है एनिसोट्रॉपिक का, ये समझ लेते हैं। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये है द फिजिकल प्रॉपर्टीज like refractive index, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी etc are not same along all direction। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आपकी सेम नहीं होंगी, सभी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। जैसे अभी इसको समझने के लिए, जैसे आपका ए है, ये आपका डॉट बी है, ये ए है, ये डॉट बी है, ये डॉट, ये बी, इस तरह से आपका अरेंजमेंट है। ठीक है सर, समझ लेते हैं इसको जरा। अब यहाँ ये डॉट हो गया, ये बी हो गया, 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 तो आप इस तरह से अरेंजमेंट समझ लेते हैं। तो यहां पर आप क्या देखने वाले हैं, आप यहां पे ये देखने वाले हैं कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो आप देखें इस ओर गए आप। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको किस तरह मिलने वाला है, ए बी, ये अरेंजमेंट आपको मिलेगा। लेकिन आप देखें इस डायरेक्शन का लूंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज व्हाट, आप यहां से गए, आप देखें यहाँ पे, अगर आप यहां से गए तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, ए, और आप यहां से गए, मान लेते हैं यहाँ पे आप आए, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, बी, तो ए का और बी का, क्योंकि यहाँ सारे ए है तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी, यहाँ सारे बी है तो यहाँ फिजिकल अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी। यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या ए बी यहाँ पे अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि यहाँ पे हम बात करें, तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जो आपके एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अब यह बात आई कि आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब, आइसो का वर्ड यूज कब करते हो बेटा, सेम के लिए। आइसो मतलब क्या है इसका मतलब है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज along all the डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या होंगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये इनमें एक क्या है बेटा, मेजर डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है आपको? अब जैसे इस एग्जांपल ले लें हम, अच्छा एक पॉइंट और है जो आप लिख सकते हैं इसको, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं कि क्या है, एमोर्फस सॉलिड व्हेन दे कट with knife, ठीक है,
क्या होगा जब इनको नाइफ से काटा जाएगा, देन irregular सरफेस इज ऑब्टेन्ड। जैसे ही आपके पास एमोर्फस सॉलिड था तो आपने क्या किया, इसे बीच में से कहीं से काट दिया, मान लेते हैं यहां से काट दिया, तो यहाँ पे कटिंग की आपने जब, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आपको इस तरह की सरफेस मिलेंगी, मतलब सरफेस आर नॉट, क्या बोलो, स्मूथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, व्हेन दे कट विद नाइफ, स्मूथ सरफेस आर ऑब्टेन्ड। जैसे आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने कट किया तो यहाँ आपको स्मूथ सरफेस मिलेंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने को देखो, दे आर नॉट अ ट्रू सॉलिड, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड, तो बेसिकली हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दैट आर व्हाट, ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के होंगे, एक होगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होगा मेटालिक, आयनिक एंड कोवैलेंट। तो हम यहाँ ये करके सारे के सारे ले लेते हैं। जैसे हम पहला लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, बताओ। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ सॉलिड, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आपने आइस देखी, वाटर, तो आइस के मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। बात समझ आ रही है आपको? तो ये भी आपके कई टाइप के हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये भी 3 टाइप के आपके होंगे, फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से? पहला आपका होगा पोलर मॉलिक्यूलर, ठीक है। दूसरा होगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड होगा आपका कौन सा, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, ठीक है। तो यहां देखो ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, ये देखो बेटा। पोलर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पोलर का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN 0 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इनका डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, और ये बनेगा बिटवीन हेट्रो एटम्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे NH3 आपका हो गया, ठीक है, जैसे SO2 आपका हो गया, जैसे HCl आपका हो गया। अगर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो ये सभी के सभी क्या हेट्रो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0, डाइपोल मोमेंट भी इनका 0 है, तो दे आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरी बात हम करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें, तो यहां पे क्या होगा बेटा, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका क्या होगा, 0 होगा, म्यू भी इनका क्या होगा, 0 होगा, और मोस्टली बिटवीन होमो एटम्स के बीच में ये बनेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, CO2 देखो हेट्रो एटम बेसिक, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए ये कैसा होता है, नेचर में नॉन पोलर होता है। तो ये आइस आपका सॉलिड में, CO2 आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा आप बात करें जैसे P4 S8 I2, ये देखें सभी कैसे बेटा, नॉन पोलर है, क्लियर। थर्ड पर हम बात कर रहे हैं H बॉन्डेड की, तो H बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनकी बात कर रहे हैं। H बॉन्डेड क्या होंगे बेटा, जिनके बीच में H बॉन्डिंग होगी। अच्छा, H बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं।
एच बॉन्डिंग कब होगी, जब व्हेन रजिया फसिंग बिटवीन टू गुंडास। आपने गाना सुना होगा, रजिया फंसी गुंडों में, वही है। यहाँ पे रजिया क्या होगा बेटा, रजिया बोलेंगे एच को, और यहाँ जो गुंडे होंगे वो आपके या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक होगा। एग्जाम्पल जैसे वाटर, तो देखो वाटर को आप इस तरह से होता है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल आपने लिया, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, एच बॉन्डिंग। ये कौन है, रजिया, ये सॉरी ये कौन है, गुंडा, ये कौन है, गुंडा, और ये फंस गई रजिया, तो ये आपके पास में हो गई एच बॉन्डिंग। तो वाटर कैसा है, एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और कौन कौन, जैसे एग्जांपल NH3, ठीक है, तो ये सभी आपके पास हो जाया करते हैं, और भी बहुत सारे। तो आपको पहला क्लासिफिकेशन दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको क्लियर होगा। आई होप ये अच्छा समझ में आया हो। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, दैट इज मेटालिक सॉलिड। अच्छा, इनके बारे में और कुछ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या क्या होने वाला है, क्लियर। चलो, तो दूसरा आपका सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड्स में आप देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे भाई, मेटल एटम होंगे। मेटल एटम जैसे एग्जांपल की बात करो, जैसे आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, सोडियम, ETC, बहुत सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, ठीक है। इनमें में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो होता है बिटवीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, आप इनको बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, अब जो एरिया बचता है पॉजिटिव के बाद में, आप पॉजिटिव चार्ज नहीं बचता, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। क्या क्या होते हैं देखो, पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आप कर्नल्स, और इनको बोलते हैं अपन मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। होता क्या है, जैसे आपने आयरन का स्लिट ले लिया, मान लेते हैं, तो आयरन का जैसे आपने ले लिया, ये Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव के एटम होंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, टू इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है, वो इनमें इस तरह से मूव करता रहेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे सरफेस पे इनके मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है, जिसको अपन मेटालिक बॉन्ड क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, समझ में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा है आपके पास कोवैलेंट सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको पता होगा कोवैलेंट बॉन्ड जो है किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड आपका बना करता है ना। तो ये कोवैलेंट सॉलिड आपका हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके हम एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ये सभी आपके कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। दे हैव मच हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कारण क्या है, ड्यू टू इट्स ज़्यान्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग चेन ज़्यान्ट स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ये बहुत हार्ड एंड रिजिड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चौथा, आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन होंगे, आयंस होंगे, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगेन अट्रैक्शन के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एग्जांपल्स NaCl, KCl, MgO, CaCl2, etc, ठीक है। तो ये सब आपका क्लासिफिकेशन हो गया आपका सॉलिड्स का। अब हम आगे इस क्लासिफिकेशन, ये थ्योरी का पार्ट था, हम इससे आगे चलते हैं अब, ठीक है। तब तक के लिए
ये लेक्चर कंप्लीट करिए, सेकंड लेक्चर मिलते हैं मोर डिटेल अबाउट सॉलिड स्टेट के बारे में। थैंक यू।